एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और ये टेस्ट नंबर हम 14 के लिए बैठे हैं क्योंकि अभी तो हमने दृष्टि का 4 नंबर पेपर अपलोड किया था। तो ये इसलिए लिए बैठे हैं क्योंकि ये आपका सी सैट का पेपर है। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो ना, सी सैट नंबर 4 है और वैसे अगर नंबरिंग में देखा जाए तो 14 है। तो आज के सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। क्यों मज़ा? मतलब कोई गाने वाने नहीं सुनने को मिलेंगे यहाँ पर। मज़ा इस सेंस में आने वाला है कि जीएस पढ़ के अगर आप बोर भी हो गए हैं, और दूसरी बात अगर आपके अंदर ये डर भी बैठ गया है कि मतलब अब जीएस तो ठीक है चल रहा है, पर सी सेट का क्या होगा। तो सी सेट का यहाँ पर क्या होगा, मतलब एक तरीके से पोस्टमार्टम होगा। आपको अच्छे से यहाँ पे तैयारी करने को मिलेगी और बहुत सारे नए क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपके सी सेट में आती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, क्योंकि हम एस्पायरेंट को स्टडी के दौरान कुछ चीज़ें अगर फ्री मिल जाए तो अच्छी रहती हैं विथ पीडीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर तो मैं यहाँ बराबर बताऊँगी ही, लेकिन अब अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन का वो आंसर क्यों हुआ, आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए पीडीएफ है, उसमें आंसर पूरा डिटेल में दिया रहता है, वो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और ये सारा पेपर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप आंसर की पीडीएफ ले सकते हैं, तो वहाँ से आप फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? आई होप अच्छा ख्याल होगा। मैं इतना आपका ख्याल रख रही हूँ तो आप लोग भी मेरा ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसी जुगलबंदी चलती रहनी चाहिए और मज़ा आते रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? मैं जानती हूँ। क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं? बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन अपने घर लौटे। वैसे इसको हम करण बोलते हैं, पर होना तो वाकई में करण होना चाहिए, है ना। करण अर्जुन अपने घर लौटे, पर प्रोनाउंसिएशन में करण हो जाता है। एंटी निशा ने कहा कर्म ही पूजा है। ठीक है, कुछ और याद आया न आया हो, ये लाइन पढ़ के करण अर्जुन तो आपको याद ही आ गए होंगे। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर विराम चिन्ह से युक्त का चुनाव कीजिए। कौन सा विराम चिन्ह से युक्त है? आपको लग रहा होगा कि ये तो आपको क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, कि क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क टाइप से लग रहा है ना। एंड धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? मैं जानती हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विराम चिन्ह से युक्त कथन है, जबकि अन्य आपके इस प्रकार होगा। आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए ही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? मैं जानती हूँ। ये विकल्प ही सही विराम चिन्ह से युक्त है, कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाढ़ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है में कौन सा वाच्य है? वाच्य और कर्ता दोनों चीज़ें आप तैयार कर लो, पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 दिए गए, ऑप्शन तो आप पढ़ लो। ऑप्शन के बाद में हमें बात करनी कि आंसर कौन सा होगा। आपको लग रहा होगा कि कर्म भी है, कर्त भी है, उन्होंने लेकिन पूछा कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कर्म वाच्य है। मतलब मुझे सेंस आया था पहली बार में कि कर्म है और कार्य भी कर रहे हैं तो कर्त है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कर्म वाच्य है साथ में ही। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोई औरत जा रही है, कोई औरत आ रही है, वह बच्चा सुंदर है, मुझे तीखी चटनी पसंद है, या राम बहुत मधुर गाता है। इसमें मधुर आपको लग रहा है उसका विशेषण है या विशेष है ना। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तैयार किया होगा, तो उसी तरीके से। तो विशेष विशेषण भी पढ़ लीजिएगा। तो विशेष से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहते हैं। विकल्प ए में आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, विकल्प बी में विधेय विशेषण होगा, और विकल्प डी में जो कह रहे हैं कि प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल उन्होंने पूछा है कि विशेष विशेषण का प्रयोग किस में हुआ, तो सी हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 का ऑप्शन है कि सी आपका यहाँ पर सही वो है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाग्धारा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। ठीक है, तो वाग प्लस धारा, वाग्धारा अर्थात व्यंजन संधि आपकी है, क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? अब देखो पूछा है नहीं है, 4 ऑप्शन है, मेरा, स्वयं, अपना, खुद। तो बताएं ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम को प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से? जैसे स्वयं, अपना, खुद, आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरा। मेरा इसमें नहीं है, बाकी सही, बाकी तीनों में है। निजवाचक सर्वनाम कौन है? तो मेरा नहीं है, ये भी निजवाचक, ये भी। ठीक है, पय शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं पानी, पीना, अन्न, शक्ति। इसमें कौन सा एक वाक्य नहीं है? तो पय का जो पर्यायवाची है पीयूष, पानी, अन्न, शक्ति, क्षीर, गोरस आदि, तो भी हो जाएगा पीना। पीना इसमें और एक अर्थ नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगा था कि पय का में भी पीना ही होगा, लगा था, क्योंकि बहुत हिंदी ग्रामर क्लियर नहीं होती है, डेली यूज़ नहीं होता है, तो कई बार आप भूल जाते हैं चीज़ें, है ना।
कह रहे इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है नत उन्नत प्रकृति पुरुष योग भोग शिरोमणि चरण धूल। अब इसमें आपको 2 या 3 में कन्फ्यूजन हो रहा है। पहली बात तो प्रकृति पुरुष क्या सही है ये आपको लग रहा होगा, योग और भोग क्या सही है ये भी आपको लग रहा होगा, मतलब लग सकता है। अगर क्लियर होगा तो क्यों लगेगा, मैं आपको एज ए एस्पायरेंट लेके चले भी आपको नहीं याद है तो योग का विलोम आपका वियोग होता है। यहाँ पर इन्होंने भोग दे दिया, ये गड़बड़ है, बाकी चीज़ें सही हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये पता नहीं सही है कि नहीं, बट ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म बादल का पर्यायवाची नहीं है। मेघावारीनाथ सरतोयद पयोद पयोधर और घन घटा। इसमें आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर देखो बादल का जो पर्यायवाची होता है वो मेघा तोयद पयोद पयोधर घन घटा वारीनाथ आदि आप सुनते रहते हैं। जबकि सर तालाब का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सर तोयद ये तालाब का पर्यायवाची होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। इन्होंने पूछा है कि नहीं है, सॉरी गलत है। फ्लो में देखो इसमें तोयत के साथ में इन्होंने सर लगा दिया है, ठीक है। क्या लगा दिया है? सर लगा दिया। तो इसीलिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। मतलब जो ये लोकोक्ति हैं इनमें उनके अर्थ के साथ में सही है। एक है तेल ना मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। एक है ना सावन सूखा ना भादो हरा सुनते ही रहते हैं, हमेशा गरीब बने रहना। एक है सी कि लंका में सब 52 गज के सभी ईमानदार। एंडी दाल भात में मूसल चंद सही न्याय करना। ये कह रहे हैं कि लाक्षणिक सहित उसका अर्थ भी सही है, ठीक है। तो तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में वहाँ PDF से देख लेना, हम बढ़ेंगे आगे। कह रहे इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, कदली ओष्ठ अहीर अंगुली में भी कि अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको अंगुली लग सकता है, ओष्ठ लग सकता है ना, या फिर भाई कदली लग सकता है। लेकिन क्लियर आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर गेस कर रहे हो तो ठीक है, कोई भी लग सकता है अगर याद नहीं। क्लियर आंसर इसका अहीर है। अब थोड़ा सा ये मुझे सुन के हंसी भी आई, लेकिन क्योंकि शब्द हैं तो इसमें मतलब कोई भी बात क्या ही करना। अब यहाँ चल रही हैं चीज़ें तो चल रही हैं। तो अहीर जो है वो कह रहे हैं कि तद्भव शब्द है। उन्होंने पूछा भी है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो अहीर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अहीर अगर तद्भव तो अहीर का तत्सम क्या रहा होगा, क्योंकि तत्सम तो बदलता नहीं है ना, तत्सम के बदले हुए शब्द ही तद्भव होते हैं। तो तत्सम क्या रहा होगा, तो तत्सम आपका यहाँ पर आभीर हो गया था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई अगर मुझे उसका बिरादरी का मिलेगा तो मैं पूछूंगी, कभी आपने ध्यान दिया है क्या? वैसे क्या करना, मजाक है, पर ये इसका आभीर क्या है, तत्सम है, अहीर क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तने वाला शब्द है स्त्री खम्बा क्षिति तदुपरांत। आराम से पता चल जाएगा। खम्बा नहीं होता आपका, ये यहाँ पर इस तरीके से भी होता है खम्बा और इस तरीके से भी होता है आपका खम्बा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो लेकिन ये वाला गलत रहता है, लोग लिख देते हैं आधा में, ये गलत रहता है, सही यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब 12 से 16 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको गद्यांश दिया गया है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, गद्यांश आप पढ़ लेना। लेकिन ये आपको जो गद्यांश है हेल्प बहुत करेगा आपके PCS के प्रीलिम्स में, ठीक है। क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आपने इसको सही से पढ़ के निकाला तो आपके आंसर अच्छे आ जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कई बार ये लोग इतना क्लोज आंसर देते हैं कि 1-2 आंसर गलत होने की संभावना भी बनी रहती है, तो उतना आप प्लस माइनस लेके चलना, ठीक है। ये थोड़ा सा दिया है कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया, किंतु आज मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया के सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल, वही मतलब जो आजकल लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी उन्हें और चाहिए इस तरीके से, है ना। तो उसी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने दिया है। हम चलेंगे। देखो यहाँ तक आपका ये दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम 12 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आत्म संयम का तात्पर्य है। तो जब ये आप पूरा पढ़ेंगे, फैक्ट जो भी दिए गए हैं, तो फिर आपको इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। जो भी गद्यांश दिया इसी से मिल जाएगा। तो गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना। तो जो आत्म संयम का तात्पर्य है वो है इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन, ठीक है, यानी नियंत्रण रखना। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। ये अगर आपको कभी आया और मुझे ये पहली बार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिला, बट क्योंकि इस तरीके से आ सकते थे इसलिए तैयार रहना। तो इसका आपको सत्ता पहले ही ता नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ता पहले इसमें आ रहा है, लेकिन नहीं।
जो इसका आंसर आएगा वो आ रहा है स अ त, अच्युत, फिर जाके सकता है अच्युत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि हम वहाँ वर्ड से आंसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे गलत हो सकता है। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है, वो उसमें पैराग्राफ में दिया गया है कैसे बना रहा है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना। संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, है ना। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ है। ए सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, बी केवल आनंद दे सकते हैं, सी ना सुख दे सकते हैं और ना आनंद। लेकिन डी क्या करे कि सुख तो दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। अब भाई जो भौतिक पदार्थ हैं वो सुख दे सकते हैं पर आनंद नहीं दे सकते हैं, तो फिर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और गद्यांश से ही मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। तो भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का जो प्रबल आकर्षण है वो है मानवीय दुखों का मूल कारण। ठीक है, क्या है? मानवीय दुखों का मूल कारण। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। अंधाधुंध, पोडसी, स्वादिष्ट एंड शिष्ट। आपको यहाँ पर पोडसी लग सकता है। पोडसी मतलब नहीं, खोडसी, है ना, खाकटकोड़ बोलते खोडसी। मे भी कि इसमें लग सकता है। ये तो सही है, ये भी सही है। पर देखो मज़े की बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर इसको स्वादिष्ट ही पढ़ते आए हैं, पर इसका जो शुद्ध रूप होगा ये गलत है, अशुद्ध है। स्वादिष्ट का जो शुद्ध रूप होगा, जो हम लोग स्वादिष्ट, ठीक है। अब ग्रामर में ये अच्छी बात है कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको ऐसी पता चलती है कि लगता है कि अरे अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, पढ़ते तो हम यही आए हैं ना, तो हमें ये किसी भी सूरत में गलत नहीं लग रहा है। मे भी आप भी बताना आपको क्या ऐसा लग रहा है क्या। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है। इन्होंने बोला है कि नहीं है। ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है? तो आपकी जो ब्रज भाषा वो हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है, जबकि यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोली क्या है? तो बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, दक्षिणी आदि। तो ब्रज भाषा आप यहाँ पर जान लो। नेक्स्ट है मालवी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मगधी, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मालवी जो है वो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश रूप की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ठीक है, सौरसेनी क्या है? तो सौरसेनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है कहिए मेरे से क्या काम है, बी तुम तो अपना काम करो, सी समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, एंड डी तुमको इस पाठ को पढ़ना होगा। तो इनको जब शुद्ध करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। ठीक है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है नहीं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। कहिए मुझसे क्या काम है, कहिए मेरे से क्या नहीं होगा, ये गलत है। मुझसे क्या काम है मतलब इतनी चीज़ें हटनी चाहिए। तुम तो अपना काम करो। समाज में अराजकता बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, फिर उसको समस्या भी अलग से नहीं बोलना होता है। ठीक है, अराजकता बढ़ रही है तो सही रूप क्या हो जाएगा? बी, तुम तो अपना काम करो। इसका शुद्ध रूप यही है। ये तीनों में तो कुछ ना कुछ बदलाव करना है। ठीक है, आई होप को आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और अच्छे से सी सेट के लिए आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है। उन्नतशील, निर्गुण, महाराज, यथा, विधि। ठीक है, तो समास के बारे में पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। तो उन्नतशील शब्द में जो समाज संबंधी अशुद्धि है वो हो जाएगा कि उन्नतिशील। ठीक है, उन्नतशील नहीं होगा बल्कि ये उन्नतिशील हो जाएगा, तो इसी में अशुद्धि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखो इन्होंने पूछा तत्सम नहीं यानी कि वो तद्भव है। इच्छु, उपवास, ग्रहण, निठुर। कौन सा? तो तत्सम तद्भव आते हैं। तो निठुर शब्द आपका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो निठुर है इसका शब्द हो जाएगा, सॉरी गलत, अच्छे से नहीं लिखा। ठीक है, ना आधा खटकोड़ वाला खा, फिर निष्ठुर, इसका निष्ठुर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, ये आपका क्या है फिलहाल में? तो ये तद्भव है, तत्सम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो निठुर आपका तत्सम नहीं है, तद्भव निष्ठुर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है कुछ भी असर ना होना, पूर्णतः रच बस जाना, शर्मिंदा होना या मेहनत का बेकार होना। देखो ये मुहावरे हैं, कई बार हमें नहीं आते क्योंकि एरिया वाइज भी मुहावरे बोले जाते हैं, है ना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा शर्मिंदा होना। क्या होना?
मतलब शर्मिंदा होकर वो पानी पानी हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ये ध्यान रखना, दंत नहीं है। त, न, द, ट, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो ट अक्षर जो है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है, ये दंत नहीं है। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र, कुंजर, कुंभी, नाग। अब वो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कुंजर, नाग, कुंभी, दंती, मतंग, वितुंड, गज आदि हैं, जबकि इंद्र जो है, इंद्र का पर्यायवाची अमरपति, देवराज, सुरेश, सुरपति, सचिपति आदि होते हैं। तो ये इंद्र ही जो लिखा है ये इसका मतलब हाथी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इंग्लिश का जो पैसेज आता है उसको तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आप में से कोई जुड़ा हुआ है तो मैं इसका वो भेज दूँगी PDF, तो आप उससे इसको अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। ये पैसेज है फ़िलहाल उसी हिंदी के तरीके, और ये फिर उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और ये आपके हो गए, तो इनको मैं नहीं अटैम्प्ट करती हूँ, मैं तो ग्रामर में वही केवल कर लेती हूँ। पर अब मैं आपको भेज दूँगी पूरा पेपर, जिसे आपको अटैम्प्ट करना है तो कर लें, ताकि आपको अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो चलो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको भी देख लो। 35, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। 36, फिर 37। लेकिन अब ये क्या करते हैं, नीचे दे देते कि चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, ये दे देते हैं। दूसरा दे देते हैं कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा, मतलब एक स्पेलिंग से मिस्टेक एक क्वेश्चन देते हैं और 3 उनके ऑप्शन देते हैं, और उसमें चौथा बोलते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। ये इस तरीके से देख लो। देखो, सेंटेंस यूज़ द करेक्ट वर्ड, है ना। विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 41 से स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। चरण नहीं है, अगर निर्णय लेना तो वो चरण ही नहीं है प्रक्रिया का। तो समस्या की पहचान करना, विकल्प की खोज करना, निर्णय को क्रियान्वित करना, या दोष निर्दिष्ट करना। इसमें से कौन सा एक है जो नहीं है। तो देखो, दोष निर्दिष्ट करोगे तो उसमें निर्णय कहाँ ले रहे हो, वो तो आप एक तरीके से आक्षेप लगा रहे हो ना। तो ये डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मेरे सही निकलते हैं, मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट है कि यदि हिमांशु और राम 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं और राम अकेले उस कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है या कर सकता है, तो हिमांशु इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब इनको आप अपने ही लॉजिक से निकालें। बहुत सारे लोग एक्स से निकालते हैं, बहुत सारे लोग इसका वो ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। मैं भी एलसीएम से ही निकालती हूँ। तो जब एलसीएम से आप इसको सही सॉल्व करोगे, 12 और इसका एलसीएम लेके निकालोगे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए, यानी 48 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वाति एक विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है। कोई लड़की है स्वाति जो विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है, मतलब उसकी लीडर है, ठीक है। रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत सभी विचारों की समालोचना करना। समालोचना का मतलब समझ लेना। क्रिटिसाइज ऑल आइडियाज़ इमीडिएटली टू इंश्योर क्वालिटी। पहले ही क्रिटिसाइज कर दोगे तो क्या होगा, बट कोई नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट है, एक निर्धारित कार्य सूची पर अडिग रहना और विषय से इतर चर्चाओं को हतोत्साहित करना। सी, मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, पूर्वाग्रह से बचना और एक दूसरे के विचारों पर आगे बढ़ना। एंड डी, चर्चा में केवल सबसे वरिष्ठ सदस्यों को शामिल करना। अब आपको यहाँ पर क्लोज आंसर क्या लग रहा है, केवल वरिष्ठ सदस्यों को नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि ऐसे जो काम होते हैं प्राइवेट सेक्टर में या कॉरपोरेट सेक्टर में, वहाँ पर हमें न्यू एज वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। वो काम भी खूब करते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक एज के ग्रुप के लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, तो ये गलत हो गया, इसको कट कर दो। बी कह रहा कि एक निर्धारित कार्य सूची पर अडिग रहना और विषय से इतर चर्चाओं को हतोत्साहित करना। क्यों भाई, विषय से इतर चर्चाओं को क्यों हतोत्साहित करना, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन सी, मुक्त सबसे अच्छा कौन सा है कि मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। एंड पूर्वाग्रह से बचना, एक दूसरे के विचार, तो एक दूसरे के विचारों से आगे बढ़ेंगे। तो जब 20 लोग होते हैं, 20 विचार होते हैं, तो उसमें से कोई एक विचार बहुत अच्छा वहाँ पे फिर बैठ जाता है। हमेशा देखना कि जो ज़्यादा चीज़ें हैं मेजोरिटी में, उनको ही सम्मानित, उनको ही लेके चलना होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और सी को ही मैंने भी टिक किया था जब मैंने इसको अटैम्प्ट किया। सी ही आपका सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोज आंसर आपको लग रहा है उसको आप देखो लगा के, ठीक है। कह रहे हैं कि संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि संख्या का योग 495 है तो छोटी संख्या है
4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसको आप करेंगे क्वेश्चन की माना संख्या 4x एंड 5x है और 4x + 5x बराबर 495। मैं करके बता देती हूँ। देखो ये 2 संख्या दी गई हैं, तो जैसे आपने ये 4x ले लिया और 5x ले लिया, ये जब जुड़ेंगी 4x + 5x बराबर 495, ठीक है। जब जुड़ेंगी तो देखो ये 9x हो जाएंगे, 9x बराबर 495, ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या होगा, अब इन्होंने कहा है हाँ, फिर x बराबर तो देखो जब इसको कट करेंगे तो ये 5 और 5 टाइम चले जाएंगे, ठीक है। तो 55 निकल आया। इन्होंने कहा सबसे छोटी संख्या 4x बराबर 4 × 55। अब इसको रख दो, छोटी संख्या तो 4 × 55 कर दिया, ठीक है, बराबर 220 आ गया। एंड दूसरी संख्या का क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछा यदि संख्या का योग 495 है तो छोटी संख्या है, तो 4 आपकी छोटी संख्या है, तो 220 आ गया। तो अब आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 220, ठीक है। तो सिंपल है, निकल आएगा। नेक्स्ट है, किस निर्णयन पूर्वाग्रह में हाल की घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देना शामिल है। एंकरिंग पूर्वाग्रह, पुष्टि पूर्वाग्रह, आसन्नता पूर्वाग्रह या प्राप्यता पूर्वाग्रह। अब ये इसमें देखो कि क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा आपको क्वेश्चन। आसन्नता यानी रिसेंसी पूर्वाग्रह का आशय निर्णय के समय हाल की घटित घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति से है, जिसमें अमूमन ऐतिहासिक जानकारी अथवा रुझानों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो कह सकते हैं एक तरीके से करंट इशू है ना, तो सी हो जाएगा आपका आसन्नता पूर्वाग्रह। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 17% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होता है। अब ये भी x + y + x + y / 100 करके निकालोगे तो आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। उसको अपने तरीके से आप करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णय का उपाय क्या है। घबरा कर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना। अब घबरा कर जब आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देंगे, जैसे अब आपका इंटरव्यू चल रहा है तो फिर वहाँ पर घबरा जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है शांत रहकर लंबी सांसें लेना और गहन विचार पर ध्यान केंद्रित करना। लोग कहते हैं ना डीप ब्रीथ, कोई भी ऐसे घटना होती है तो, है ना। सी है दूसरों की राय लेने से बचना। क्या पता आप जिस चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हैं दूसरा नहीं देख रहा हो, वो सिर्फ राय दे सकता है। डी केवल अंतर्ज्ञान और भावना पर भरोसा करना। अब आपको यहाँ पर क्लोज सबसे क्या लग रहा है, केवल अंतर्ज्ञान और भावना पर भरोसा करके सारे काम नहीं होते, कुछ कुछ होते होंगे पर सारे नहीं होते। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहा है और बी ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही भी है, ठीक है। तो चलो देखो, कह भी देखिए उक्त स्थिति में संयम बनाए रखने और तर्क संगत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने से दबाव में प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि 3 धावक एक साथ एक सड़क पर समान गति से दौड़ते हैं, उनमें कदमों की माप क्रमशः 120 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर और 123 सेंटीमीटर है। उनके बीच पुनः तालमेल बिठाने हेतु तो कितनी दूरी की यात्रा करनी होगी। ये भी आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करके इसको निकालो। आंसर फिलहाल सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि कनिका विभिन्न दृष्टिकोणों वाली एक विविध टीम की सदस्य है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के मत को सुनने और उनके मत के समावेशन को वह कैसे सुनिश्चित कर सकती है। मतलब वही मैंने कहा ना कि सबको लेके चलना होता है और सबकी चीज़ों को सुनना होता है, फिर उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो करना होता है। तो सबसे प्रभावशाली मत को सर्वाधिक महत्व देना, टीम के प्रत्येक सदस्य के बाद सक्रिय रूप से सुनना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत राय के बिना आम सहमति बनाने पर ध्यान देना या निर्णय का कार्य किसी नामित प्रतिनिधि को सौंपना। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें भी आपको क्लोज क्या लग रहा है भाई, टीम के प्रत्येक सदस्य की बात आपको सक्रिय रूप का मतलब होता है उसकी बात को अच्छे से सुनना, अनसुना नहीं करना, है ना। और भागीदारी को प्रोत्साहित मतलब उनका भी जो उसमें रोल है उसको प्रोत्साहित करना कि अरे वाह आप बहुत अच्छा करें, आप अच्छा करेंगे, इस तरीके से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लोज भी है और इसका आंसर भी बी ही होगा। आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि एक की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। आप इनकी वृद्धि का आइडिया देख लो, मतलब पैमाना देख लो कि कितना कितना इन्होंने बताया है तो क्या होगा। आई होप कि आप इसको निकाल सकते हैं अच्छे से। नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन में मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में ध्यान देती हूँ, बट ये है कि आप निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 38%।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान रणनीति में एक जटिल समस्या को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल है? परीक्षण एवं त्रुटि जांच, समस्याओं का खंडित तरीके से समाधान करना, अनुमान लगाना एवं जांच करना, या क्रमिक तरीके से समाधान करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर देखे जाए तो फूट डालो और राज करो इस रणनीति में किसी समस्या को अधिक छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हल करना शामिल है, जिसमें समग्र समस्या से निपटना आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल दिया है तो समस्याओं का खंडित तरीके से समाधान करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं किस संख्या का 5.5% 55 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन आई होप कि आप क्लियर अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो अब किस में है ये पूछ रहे हैं, किस में ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ऐसे कर लेते कि माना संख्या x है और फिर x का 5.5% बराबर 55, फिर x का 5.5/100 करके 55 करके निकालोगे तो ये 1000 का मतलब संख्या का हो जाएगा। ठीक है, कह रहे समस्या समाधान में स्मार्ट का संक्षिप्त रूप क्या है। अब ये 4 ऑप्शन दिए कि बहुत केयरफुली इनको पढ़ना, एक भी अगर गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य या प्रासंगिक, समयबद्ध। रणनीतिक, सार्थक, अनुकूली, साधन संपन्न, सामरिक, व्यवस्थित, प्रेरित, विश्लेषणात्मक, लचीला, दृढ़, सरल, प्रबंधनीय, सार्थ, यथार्थवादी, समयानुकूल। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध, समस्या समाधान प्रक्रियाओं में स्पष्ट एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मापदंड का उपयोग किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कथन ए कि सफल समस्या समाधान में लचीलापन एक प्रमुख विशेषता है। कारणार्थ, लचीलापन व्यक्तियों को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने पर अपना दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। सही बात है, थोड़ा सा व्यक्ति अगर लचीला है तो जो समस्याएं हैं उनमें जो अप्रत्याशित समस्या हो सकती हैं उनको समझने में और रिजॉल्व करने में आसानी रहती है। तो ए आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलें आगे बढ़ें। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम से जुड़ा है तो वो इसको देखते चलो, इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुनील एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहे हैं और उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा, उसे क्या सहायता मिल सकती है। ए, समस्या को नज़रअंदाज करे और आशा करे कि यह अपने आप दूर हो जाएगी। बी, अपने जानने वाले सभी लोगों से सलाह मांगे, चाहे उनकी विशेषज्ञता कुछ भी हो। सी, स्थिति पर चिंतन करे, संभावित कारणों की पहचान एवं संभावित समाधान पर विचार मंथन करे। एंड डी, समस्या के लिए स्वयं को दोषी ठहराए और मदद मांगने से बचे। तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब वो है आंसर, ये भी गलत है। इन दो में आप सोचो क्या हो सकता है। चाहे उनकी विशेषज्ञता कुछ भी हो, तो कुछ भी होगी तो मे भी कि आपको क्लियर सही आंसर मिल सकता है। स्थिति पर चिंतन करें। ठीक है, कोई अगर चुनौती है तो उस पर चिंतन करें, फिर संभावित कारणों की पहचान करें, उसके कितने कारण हैं। जैसे अभी तैयारी कर रहे हो तो आपको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। हटो नहीं, घबराओ नहीं, भागो नहीं। ठीक है, यही कर सकते हो तो ही आपकी नैया पार हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि जिराफ को शेर कहा जाता है, शेर कहा जाता है, शेर को मछली कहा जाता है, मछली को चूहा कहा जाता है, चूहा को आम कहा जाता है, आम को सूअर कहा जाता है और सूअर को पतंग कहा जाता है, तो फिर इनमें से कौन पानी में रहता है। अब देखो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर तो आपको लगेगा कि पानी में कोई भी इनमें से कोई भी नहीं रहता, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर मछली को चूहा कहा जाता है, तो यानी मछली को का जो परिवर्तित यहाँ दे दिया है वो चूहा दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है, चूहा दे दिया है। तो फिर क्या सही होना चाहिए यहाँ पर आंसर, तो आपका फिर चूहा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसी समस्या पर बहुत अधिक सोचने तथा उसे और अधिक जटिल बनाने की प्रवृत्ति। बी, निर्देशों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से समझने में असमर्थता। सी, पहले सामने आई समस्याओं के समाधान याद रखने में कठिनाई। यदि वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखने की सीमा। अच्छे से पहले पढ़ लो, कौन सा कथन कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये इन्होंने कहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहे वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखने की सीमा। हालांकि ये केवल वर्ड लिखा तो आप थोड़ा सा इसमें डाउट कर सकते हैं, बट ये आपका आंसर इसी क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन का है कि एक महिला अपने घर से 10 मिनट देरी से अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है जब वह अपनी कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है
और यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती है। उसके घर और उसके कार्यस्थल के बीच की दूरी क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पहले पढ़ लो। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वही मान लीजिए कि महिला के घर और उसके कार्यस्थल के बीच की दूरी का किलोमीटर है या x किलोमीटर है। इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 5 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते चलो, जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि P का अर्थ मतलब ये क्वेश्चन है इस तरीके से, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ भाग कह सकते हैं या मल्टीप्लाई है, और S का अर्थ इनटू है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान है। अब इनको जब हम बदलेंगे तो जो ये दिया गया इसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है, बदलने के बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके क्या आंसर आ जाएगा, तो ईजिली आपका आंसर इसमें माइनस का, ठीक है ध्यान रखना, 2 है, माइनस का 82.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? ईमेल लिखना, बातचीत के दौरान मुस्कुराना, ऊंचे स्वर में बोलना या लिखित संदेश भेजना। गैर मौखिक कह रहे हैं। ठीक है, गैर मौखिक, ध्यान से। तो गैर मौखिक संचार में चेहरे के हाव भाव, मुद्रा एवं आवाज़ का स्वर शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा? बी, बातचीत के दौरान, हाँ बातचीत के दौरान मुस्कुराना। वैसे ये लग नहीं रहा था कि क्लोज आंसर है, बट इन्होंने बताया है, तो ये आपका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे, अल्टीमेट शब्दों के अक्षरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अल्टीमेट में 2 बार टी है, तरीकों की संख्या, तो 8 से 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? बी, 20, 116। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी फीडबैक का उदाहरण है? ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए, सुधार के लिए सुझाव दिए बिना किसी की आलोचना करना। बी, कार्रवाई योग्य सुझावों के साथ विशिष्ट रचनात्मक आलोचना प्रदान करना। सी, किसी के प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना। एंड डी, बिना कोई विवरण दिए किसी को यह बताना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रभावी फीडबैक, बिना कोई विवरण दिए किसी को यह बताना, किसी के प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना, कार्रवाई योग्य सुझावों के साथ विशिष्ट रचनात्मक आलोचना प्रदान करना। भाई अगर आलोचना भी कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ अच्छे सुझाव देंगे, उसको बताएंगे ना कि हाँ आपका ये काम बढ़िया लगा, आप इसमें ये बदलाव कर सकते थे, आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते थे। ये नहीं कि डायरेक्ट उसको इग्नोर कर देंगे या डायरेक्ट उसकी आलोचना कर देंगे, वो थोड़ा सा गलत लगेगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये इसका सही आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी टीम वर्क का प्रमुख घटक है? गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, टीम के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा, खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना। एंड डी, बिना सहयोग के स्वतंत्र रूप से कार्य करना। टीम वर्क का प्रमुख घटक है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में 2 × 3 का अर्थ है फर्स्ट, 3 × 4 का अर्थ है 5, और समान कूट भाषा में 4 × 5 का क्या अर्थ होगा? बहुत इजीली है, उसको डिकोड कर लेंगे। 2 × 3 इन्होंने बोला है, तो इसको डिकोड कर लोगे तो बहुत आसानी से आपका 11 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 है। आगे बढ़ेंगे, ये हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इनको भी आप देखते चलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने से बचें। बी, गहरी सांसें लेना और शांत होने के लिए विश्राम तकनीकों का उपयोग करना। सी, अपने तनाव के लिए दूसरों को दोष देना और मौखिक रूप से आलोचना करना। एंड डी, अपने तनाव को नज़रअंदाज करें और उम्मीद करें कि यह जादुई रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने पढ़ लिया, अपने तनाव के लिए दूसरों को दोष देना और मौखिक रूप से आलोचना गलत बात है। गहरी सांसें लेना, शांत होने के लिए विश्राम तकनीकों का उपयोग करना। अब आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया लग रहा होगा, तो बी ऑप्शन इसका क्लोज आंसर, और यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? ये 4 संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं दी हैं, हमें बताने कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अंक 8, 7 और 3 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो इसलिए डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 7.80 रुपये प्रति किलोग्राम के मक्के को 8.20 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ के साथ मिलाकर 6 रुपये
रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण तैयार किया गया। एलिगेशन का सवाल है, मिक्सचर का सवाल है। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे रख दो 7.80, वो पहले वाले रेट को रख दो, ठीक है, और इधर रख दो 8.20। इन दोनों को ऐसे कर दो और फिर वो बेच कितने रुपए में रहे, तो 6 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 2.20, ठीक है, ये बच जाएगा। इसको इस संख्या में इसको माइनस करते हैं तो कितना, मतलब ऐसे ही तो निकालते हैं ना, तो 1.80, ठीक है, ये आपकी संख्या निकल आई। इसलिए मिश्रण में मकई और गेहूं का अनुपात आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो अनुपात हो जाएगा वो 11.9, तो 67 का ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आदिति बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही है, वह घबराहट पर काबू कैसे पा सकती है और अपना आत्मविश्वास कैसे प्रदर्शित कर सकती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से इनको पढ़ लेना, तभी जाके आंसर सही से निकलेगा। तो अगर हम बात करें तो तैयारी करना, गहरी सांसें लेने की तकनीक का उपयोग करना, ठीक है, और दर्शकों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना क्यों सही नहीं है। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार ने 45 मीटर कपड़ा बेचा और 15 मीटर कपड़े की कीमत अर्जित की, उसका लाभ प्रतिशत कितना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाभ प्रतिशत जब आप निकालोगे वही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस करके, तो आपका सी ऑप्शन इसमें निकल आएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट है, संचार में व्याख्या का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्यों व्याख्या की जाती है, तो यहाँ पर जो व्याख्या का उद्देश्य है वो समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से देखते चलो 65, ठीक है, 66, 67, 68 एंड 69 एंड 70, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज एडेड बंद अंत प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन ए, आप इस परियोजना के बारे में कैसा महसूस करते हैं। बी, मुझे अपने अनुभव के बारे में और बताओ। सी, क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली है। एंड डी, नवीनतम बजट प्रस्ताव पर आपके क्या विचार हैं। इसमें क्लोज एडेड अंत प्रश्न का पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा। अगर बात करें तो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली है, तो क्लोज एडेड प्रश्नों का उत्तर उदाहरण हाँ या नहीं में दिया जाता है और इसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, सी, क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 36 छात्र थे। एक छात्र जो 20 वर्ष का था ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर एक नया छात्र आया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु 4 महीने कम हो गई तो नए छात्र की आयु है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार संवाद में आई मैं कथन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है, दूसरों पर दोषारोपण करना। बी, व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करना। सी, अधिकार जताना। या डी, जिम्मेदारी लेने से बचना। तो आपको देखना है इसमें क्या आंसर होगा, तो बी हो जाएगा, व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करना। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक महिला एक पर्स को 1500 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत की लाभ अर्जित करती जितना 900 रुपये में पर्स बेचने पर, तो उसे उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु की मूल लागत क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य वही सीपी और एसपी यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस करके निकालेंगे। तो जब नॉर्मली है, बहुत टफ नहीं है, तो जब इसको निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। इसको निकाल के देखिएगा, फिर देखना क्या सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का उदाहरण है, ठीक है। सक्रिय श्रवण मतलब एक्टिव लिसनिंग। ए, अपनी राय साझा करने के लिए वक्ता को बीच में रोकना। बी, वक्ता के बोलते समय अपना सिर हिलाना। सी, बातचीत के दौरान अपना फ़ोन जांचना। या डी, समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश की व्याख्या करना। अब आपको इसमें से बी और डी ज़्यादा क्लोज आंसर लग सकते हैं। सी और ए तो आपको देखना पड़ेगा। तो उत्तर आप अगर आप यहाँ पर आंसर की बात करें तो समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश की व्याख्या करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं, आदर्श 10 किलो संतरे 60 रुपये किलो की दर से 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। वह 12 किलोग्राम केले को संतरे से 4 रुपये अधिक दर पर और 8 किलोग्राम अंगूर को संतरे से 3 रुपये कम दर पर बेचता है, तो उसकी कुल बिक्री रुपये में कितनी है। फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको भी आप जब आदर्श द्वारा की गई कुल बिक्री इस तरीके से निकालोगे, मतलब हो सकता है आपको निकालने का तरीका दूसरा हो, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने 71 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो 71 से आप देखते चलें।
ठीक है। 71, 72, 73, 74 और ये 5, 6। अब हमें बढ़ना है आगे। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष पहले रमेश सुरेश से 10 वर्ष छोटा था और 10 वर्ष पहले रमेश सुरेश की आधी उम्र का था। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? तो आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करना। सी ऑप्शन इसका सही है। बाइक सवारों में से 10 के पास होंडा है, 20 के पास सुजुकी है, 4 बाइक सवारों के पास होंडा और सुजुकी दोनों है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने सवारों के पास ना तो होंडा है और ना ही सुजुकी है। ठीक है। तो देखो 50 बाइक सवारों में से 10 के पास होंडा और 20 के पास सुजुकी है। ठीक है। बाइक सवारों में से ऐसे कर रहे हैं। अगर 100 मान के चलेंगे, मैंने हालांकि माना था पर इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है, तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कोमल दूर दराज के प्रतिभागियों के साथ एक बैठक का नेतृत्व कर रही है। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर कोई बैठक में स्वयं को सम्मिलित महसूस करे? ए, जल्दी बोले और समय बचाने के लिए प्रश्न पूछने से बचे। बी, दूसरों को अनदेखा करते हुए विशिष्ट व्यक्तियों को भाग लेने के लिए बुलाए। सी, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित करें और सभी प्रतिभागियों से सक्रिय रूप से इनपुट मांगे। डी, मौखिक संवाद की उपेक्षा करते हुए चैट बॉक्स में लिखित संचार पर ध्यान दें। ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या लग रहा है? तो यही हो जाएगा, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें। पहली बात तो जब कोई मीटिंग में आता है तो आप अगर बहुत जटिल भाषा बोलते हैं, ऐसे वर्ड का यूज़ करते जो आम बोलचाल में नहीं यूज़ होते, तो लोगों को समझने में आसानी नहीं बल्कि परेशानी हो सकती है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सबसे सही है इसका। नेक्स्ट है कि यदि पैरोल का कोड ये दिया है और पुश को लोड का कोड दिया है, तो इसको जब इनकोड करेंगे एक दूसरे से तो जो आंसर आपका निकल आएगा वो निकलेगा सी। इसको निकाल के देखना, मेरा निकला था और सही भी था। नेक्स्ट है 4 वर्ष पहले मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना थी। वर्तमान से 6 वर्ष बाद मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना होगी। तो मोनिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो माना पुत्र की आयु एक्स से निकालेंगे, तो बी आपका 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने फिलहाल 77 नंबर से देखा था, तो 77 से आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम से हो, बाकी आप इस तरीके से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि किस शताब्दी वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए, 1300, 1500, 1700 या 1600। ठीक है। तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये सबको पता है। अब मतलब प्रश्न में लीप वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका 1600 क्योंकि 4 से कट जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त पदों के लिए सही विकल्प। इसको ABC से वही फेस वैल्यू से निकालोगे तो डी ऑप्शन आपका 220 आ जाएगा, सॉरी 210 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही A1, B2, C3 यही इसका होगा। श्रृंखला को पूरा करें, CA, ED, GG, IJ, इसको भी जब पूरा करेंगे तो आपका ए इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा में माउस को PRUQC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा? ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 729 बराबर 9, तो 512 किसका होगा? ये जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 729, ठीक है, मैंने इसको निकाला था इसका क्यूब करके, तो जो 512 है वो आपका 8 का वो हो जाएगा, मतलब क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी वही है, ए वाला डिकोड करने वाला, तो सी ऑप्शन है 11U। ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य ने हिमांशी से कहा कि कल मैंने तुम्हारी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। आदित्य ने किसे हराया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हिमांशी का पिता। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमांशी का पिता। नेक्स्ट यदि A+B का अर्थ है कि A B का पिता है, A-B का अर्थ है कि A B की माता है और A×B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है कि P R की माता है? ये भी आता है और ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कोई ट्रिक हो तो आप बताना, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन दिया ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे 83 से, तो आप इनको देखते चलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 88, 89, 90। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित की आयु 50 वर्ष और सुमित की आयु 10 वर्ष है। कितने वर्षों में अमित की आयु सुमित की आयु से 3 गुना होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी हो जाएगा आपका आंसर 10। यदि ANT ANT बराबर 350 और CAN बराबर 180 तो मोल का मान होगा। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो A का 1 होता है, N का 10 होता है और T का 20, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आपको आंसर तो आएगा इसमें कम। फिर इन्होंने क्या किया है, इनटू कर दिया है, और इसके बाद में कैन में भी वही है कि जोड़ेंगे फिर इनटू 10 कर देंगे। सेम ही डिजिट यहाँ पर भी जोड़ेंगे
मोल का, और फिर उसमें इंटू 10 कर देंगे तो आसानी से आपका आंसर 450 निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 11 का संबंध, यानी 11 का संबंध 145 से और 13 का संबंध 197 से। तो उसी प्रकार 17 का संबंध, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 324। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये मुझे नहीं आता और ना ही मैंने इसे सॉल्व किया है। आपको आता हो तो आप ज़रूर बताना। फिलहाल आंसर इसका इन्होंने बताया कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प को चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 20 का आ गया था और सही आया था, तो डी हो जाएगा 820। नेक्स्ट है यदि पी आदमी एक काम को 200 दिनों से पूरा करते हैं और 20 अतिरिक्त आदमियों को शामिल करने के बाद काम 50 दिन पहले पूरा हो जाता है, उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी नियोजित होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी 120 दिन में। ठीक है। इसको देखो मैंने निकाला था, तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करनी है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम और एन का अनुपात 5:3 है, उनके घनों का अंतर 2646 है। तो एम और एन का ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने इसको नहीं किया, आंसर आपका बी बता रहे हैं। एंड ये आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद में इसका आंसर निकालना। इसका जो 99 का आंसर बता रहे हैं वो बी बता रहे, a² + b² a - b a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, वही समथिंग, मतलब ये आंसर इसका है। नेक्स्ट है एक आयताकार फार्म हाउस का क्षेत्रफल 819 वर्ग मीटर है। फार्म हाउस की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 13:7 है। यदि बाड़ लगाने की लागत 11 रुपये प्रति मीटर है तो फार्म हाउस की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका डी 1320 रुपये। ठीक है। तो अब इनको आप सॉल्व करना, फिर हमें बताना कि क्या आपका आंसर रहा। थैंक यू।